हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैटर के बारे में बताया था। मैटर कितने तरह के होते हैं, प्योर कब होगा, मिक्सचर कब होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि फिर मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। और फिर फर्दर होमोजेनस का भी हमने पार्ट देखा था और हेट्रोजेनस का भी हमने पार्ट देखा था। फिलहाल हम ये जानते हैं कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो हम उसे मिक्सचर बोलते हैं। अब बात आती है कि हम मिला करके मिक्सचर बना तो सकते हैं या नेचर भी हमें मिक्सचर प्रोवाइड कर सकता है। बहुत सारे सब्सटेंस हमको नेचर में ऐसे मिलते हैं जो एज ए मिक्सचर की तरह फॉर्म में ही रहते हैं। बट क्या ऐसे भी तरीके हैं जिनसे हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं, मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं? तो बात आती है कि हाँ, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम मिक्सचर्स को उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपके सामने आपको स्क्रीन पर कई सारे ऐसे मेथड्स दिखाई दे रहे होंगे, लाइक इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। हम बारी बारी एक एक मेथड पे हम ये डिस्कस करेंगे कि उसे कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। मतलब अगर कोई पार्टिकुलर मिक्सचर को हमें अलग अलग करना होगा, उसके सब्सटेंस को, उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना होगा, तो हमारे पास इन आठ मेथड में से कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा। लेट्स स्टार्ट विथ इवापोरेशन। अब हम बात करेंगे कि इवापोरेशन हमें कहाँ पर लगाना है। तो हमें ये पता है कि मिक्सचर हमेशा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलकर के बनता है। अगर उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में से कोई एक सब्सटेंस ऐसा है जो इवापोरेट हो सकता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता हो, तो उस जगह पर हम इवापोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले सकते हैं, लाइक वाटर प्लस शुगर या सॉल्ट, दोनों में से आप किसी एक का मिक्सचर ले लीजिए। या तो आप वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर लीजिए या वाटर के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लीजिए। जो मिक्सचर प्रिपेयर होगा उस मिक्सचर में से वापस हमको शुगर या सॉल्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि इस कंपोनेंट में या इस मिक्सचर में जो वाटर है वो इवापोरेट हो सकता है और शुगर और सॉल्ट कभी भी इवापोरेट नहीं होंगे। तो हमको पता है कि एक सब्सटेंस इवापोरेट हो सकता है, बाकी नहीं इवापोरेट हो सकते, इसलिए हम यहाँ पर इवापोरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इवापोरेशन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो आपके सामने एक मैंने पिक्चर लगा रखी है और इस पिक्चर में आपको कई सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन कंपोनेंट का मैं बारी बारी आपको नाम बता दे रहा हूँ। ये आपका एक स्टैंड है जिसपे हम चाइना डिश को रख करके किसी भी सब्सटेंस को हीट कर सकते हैं या किसी मिक्सचर को हम हीट कर सकते हैं। और हीट करने के लिए जो फ्लेम डिवाइस यूज़ की गई है दैट इज़ बंसन बर्नर। अब हमें करना क्या होगा, जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उस मिक्सचर को हम इस चाइना डिश में रखेंगे और चाइना डिश में रखने के बाद हम इसको हीट करेंगे। हीट करने पर हम ये देखेंगे कि जो सब्सटेंस का हमने मिक्सचर बना रखा था और उसमें से जो सब्सटेंस इवापोरेट हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। हम टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट के अप्रॉक्स तक लेकर के जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट पर हम जैसे ही पहुंचेंगे उसमें से जो सब्सटेंस इवापोरेट होने वाला होगा वो यहाँ से इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। अब हमको पता है कि वाटर प्लस शुगर या वाटर प्लस सॉल्ट में से जो इवापोरेट होने वाला सब्सटेंस है वो वाटर है। तो वाटर हमारा ओपन इन्वायरमेंट में इवापोरेट हो जाएगा और जो चाइना डिश में सब्सटेंस बचेगा दैट विल बी आइदर शुगर और सॉल्ट। तो हम शुगर या सॉल्ट को चाइना डिश में कलेक्ट कर लेंगे और जो वाटर है उसको हम इवापोरेट करके ओपन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए। तो ये एक मेथड था हमारे पास तब जब हम जिन मिक्सचर्स को सेपरेट करना चाहते हैं उसमें से कोई एक सब्सटेंस इवापोरेट हो सकता है उस समय के लिए। बात आती है अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो अब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड सबसे पहले बात आती है कि हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने मिल सकता है। जब आप मार्केट में कभी भी दूध लेने जाते होगे तो आपको तीन तरीके के सैंपल में वो अवेलेबल रहता है। पहला फुल क्रीम, दूसरा हाफ टोन एंड फुल टोन। बात आती है फुल क्रीम में फैट 100% रहता है। जब हम हाफ टोन की बात करते हैं तो उसके अंदर से हाफ क्रीम निकाल लिया जाता है और जब हम फुल टोन की बात करते हैं तो उसके अंदर से पूरा का पूरा क्रीम निकाल लिया जाता है। बात आती है कैसे निकाले होंगे, क्या दूध लेकर के उसमें हाथ डाल करके फ़ैट निकाल लिया होगा? आंसर है नहीं, इस तरह से तो फ़ैट नहीं निकाला जा सकता। तो बात है कि किस मेथड का इस्तेमाल किया गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं तो इस मेथड में ज़रूर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही इस्तेमाल किया गया होगा। अब बात आती है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल और कहाँ पर किया जा सकता है। तो पैथोलॉजी में जब कभी भी आप ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब बात आती है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जब कभी भी मिल्क की हम बात करेंगे तो मिल्क दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है वाटर और दूसरा होता है फैट। फैट इज़ जस्ट लाइक ऑयल। अब आप बात करोगे ऑयल तो कभी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो ही नहीं सकता, तो आखिर यहाँ पर मिल्क के अंदर कैसे डिजॉल्व है। तो नेचर का यहाँ पर एक मैजिक देखने के लिए मिलता है। एक केजीन प्रोटीन होती है, जो केजीन प्रोटीन मिल्क के अंदर वाटर और फैट को बाइंड रखने का काम करती है। मतलब वाटर के अंदर फैट कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, बट यहाँ पर जो केजीन है उसका ये ही रोल है कि वो क्या करेगी, वाटर के अंदर फैट को डिसॉल्व करके रखेगी। अब बात आता है जब हम इस पर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड लगाते हैं। एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम कह सकते हैं कि हम उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। हम उसे गोल गोल रोटेट करना शुरू करते हैं और जब वो रोटेट करना शुरू होगा तो उसके सेंटर से आउटर मोस्ट साइड में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से ये जो केजीन प्रोटीन है इसका नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वाटर और फैट अलग अलग हो जाएंगे। भाई केजीन ही थी जो वाटर और फैट को आपस में कंबाइन करके रखी हुई थी, लेकिन जब केजीन का ही नेचर डिस्ट्रॉय हो गया तो वाटर और फैट अब एक साथ बाइंड होकर के नहीं रहेंगे, वाटर अलग हो जाएगा और फैट अलग हो जाएगा। ठीक यही एग्जाम्पल आप देखते हैं जब आपकी मम्मी लोग एक क्रीम में से घी निकालने का काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं, क्रीम लेती हैं और क्रीम लेने के बाद आपके घर में ब्लेंडर्स यूज़ होते होंगे, या अगर क्या कहते हैं मम्मी लोग अपने हाथ से यूज़ करती होंगी तो आपके घर में एक बहुत कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में उसे बोलते हैं मथनी। तो जब मथनी का इस्तेमाल वो करती हैं तो उसको जब बारी बारी वो रोटेट करती हैं तो रोटेट करने की वजह से उस क्रीम के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स की वजह से उसके अंदर का प्रोटीन डीनेचर हो जाता है और फर्दर क्रीम में से घी अलग हो जाता है और उसका छाछ अलग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी हमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के बाद और कौन कौन से मेथड्स हैं जो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है सेपरेटिंग फनल। तो मैं आपको बता दूं सेपरेटिंग फनल सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाएगा जब जो मिक्सचर हो वो इममिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो। इममिसिबल लिक्विड्स के लिए ही ये इस्तेमाल किया जाता है, अन्य किसी मेथड्स के लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इममिसिबल लिक्विड्स क्या। इममिसिबल लिक्विड्स बेसिकली वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में कभी मिल नहीं सकते, जैसे वाटर और ऑयल। अगर हम वाटर के अंदर ऑयल को डिज़ोल्व कर दें तो हम देखेंगे कि ऑयल को हम चाहे जितना स्टिर करें तो वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा अनटिल अनलेस हम उसको हीट ना करें। हीट करने के बाद थोड़ी देर के लिए ऑयल डिज़ोल्व हो जाता है, पर जैसे ही वो ठंडा होता है वापस से ऑयल क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो अब बात आती है कि अगर कभी गलती से हमने वाटर के अंदर ऑयल डाल दिया तो अब क्या हम ऑयल सिंपली निकाल सकते हैं? आंसर है कभी नहीं। ऑयल अगर निकालोगे तो साथ में थोड़ा बहुत पानी भी निकल आएगा। तो अब ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे वाटर को ऑयल के साथ सेपरेट किया जा सके। तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके हम वाटर और ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं। हम करेंगे क्या, हम इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करते हैं। आपके सामने मैंने एक पिक्चर लगा रखी है और इस पिक्चर में आपको सबसे टॉप लेयर ऑयल का दिख रहा है और दूसरा लेयर जो है वो वाटर का दिख रहा है। अब ऐसा क्यों क्रिएट हुआ है मैं आपको ये भी बता दूं। जनरली जब हम वाटर और ऑयल को एक साथ मिक्सअप करते हैं तो मिक्सअप करने के बाद ऑयल की डेंसिटी कुछ और होती है और वाटर की डेंसिटी कुछ और होती है, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। अब होगा क्या, जब हम इसे सेपरेटिंग फनल के अंदर डालेंगे तो ऑयल टॉप मोस्ट लेयर पे आने की कोशिश करेगा और वाटर जो है वो बॉटम लेयर पे जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो नॉब है वो क्लोज है तो कोई भी चीज़ यहाँ पर शुरुआत में नहीं गिरेगी और हम इसे पूरा का पूरा टाइम देंगे एक दूसरे को सेपरेट करके लेयर वाइज लेयर अरेंज होने के लिए। तो जब कभी भी वाटर और ऑयल को हमने मिक्सअप कर रखा था उसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए सेपरेटिंग फनल में डाल करके छोड़ दिया, हम देखेंगे कि ऊपर की जो लेयर है वो ऑयल की होगी और नीचे जो लेयर है वो वाटर की होगी। उसके बाद हम यहाँ से नॉब को ओपन करेंगे और हम इस नॉब को तब तक ओपन रखेंगे जब तक यहाँ का सारा वाटर क्या हो, बीकर के अंदर गिर ना जाए। जैसे ये वाली लेयर नॉब के पास आएगी हम नॉब को क्लोज कर देंगे तो हमारा वाटर जो होगा वो बीकर के अंदर आ जाएगा और जो हमारा ऑयल होगा वो सेपरेटिंग फनल के अंदर रह जाएगा। फर्दर हम यहाँ पर दूसरा बीकर लगा करके नॉब को ओपन करके ऑयल को भी हम सेपरेटिंग फनल से बीकर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो सेपरेटिंग फनल है इसका इस्तेमाल हम केवल तब करते हैं जब हमें इममिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है और इसके लिए हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो कि सेपरेटिंग फनल कहलाता है हमें लगाना होता है। अब अगर हम बात करेंगे सब्लिमेशन मेथड की,
तो ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड है जो मिक्सचर के फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि हम सब्लिमेशन मेथड का सिर्फ तब और तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास जिन सब्सटेंसेस से मिक्सचर मिल करके बना हुआ है मिक्सचर, उस सब्सटेंस में से कोई एक सब्सटेंस सब्लिमेट हो सकता है। अब बात आती है कि ये सब्लिमेट क्या है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है या गैस जो है वो फर्दर फिर से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये बीच में लिक्विड फेज को क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो अगर हमारे पास मिक्सचर में कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेट कर सकता है तो हम उस समय पर सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि किसी सब्सटेंस को सब्लिमेट होने के लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो आपको पिक्चर में जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है उस अरेंजमेंट में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैंड है और नीचे बंसन बर्नर लगा हुआ है। बंसन बर्नर से हम उस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई सब्लिमेट होना चाहता है उसके बावजूद भी उसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होगी, तभी तो वो एनर्जी अपने अंदर गेन करेगा और सब्लिमेट होगा। अब बात आती है कि हमने एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूँ कि हमने अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर लिया। अब अमोनियम क्लोराइड जनरली जो नेचर में होता है वो अर्थ क्रस्ट से हम ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड में चलिए मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत सैंड मिला हुआ था या सॉइल मिला हुआ था। तो इन तीन चीज़ों का मिक्सचर था और इस तीन चीज़ों के मिक्सचर को मैंने एक कंटेनर में रख लिया, चाइना डिश हम कह सकते हैं, उस चाइना डिश के अंदर हमने रख दिया। अब हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। हमको पता है कि जो सॉइल है और सैंड है ये कभी भी इवापोरेट या सब्लिमेट नहीं होगा, ठीक। लेकिन हम अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इसको थोड़ी सी हीट मिलने के बाद ये डायरेक्टली सब्लिमेट हो सकता है। मतलब ऐसे तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है पर हीट मिलने के बाद डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे जैसे हम हीट देंगे वैसे वैसे ये सब्लिमेट होना स्टार्ट होगा। अब अगर हमने चाइना डिश को एज इट इज़ ओपन इन्वायरमेंट में रखा हुआ है तो ये अमोनियम क्लोराइड गैस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा या सब्लिमेट हुआ तो अब वो ओपन एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं पर खो जाएगा और वो मेरे किसी काम का फिर नहीं रह गया। तो अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने एक इन्वर्टेड फनल लगा रखा है। इन्वर्टेड फनल का मतलब एक जो ग्लास की फनल होती है, प्लास्टिक की फनल होती है, मैंने उसको इन्वर्ट मतलब उल्टा करके चाइना डिश के ऊपर ढक दिया है। अब जब हम ढकेंगे तो भी हमारे यहाँ पर फनल के सबसे टॉप एंड पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ओपन एरिया होता है। तो अगर हम अभी भी इसको क्लोज नहीं करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ से स्केप कर जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है, कॉटन से इस एंड को भी हमने क्लोज कर रखा है ताकि अंदर की कोई भी गैस बाहर स्केप ना कर पाए। अब जैसे जैसे हम हीट देना शुरू करेंगे इस चाइना डिश के अंदर रखा हुआ अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट करना शुरू होगा और सब्लिमेट करने के बाद अब उसे कहीं बाहर जगह नहीं मिल रही है और जा करके वो जो हमारा फनल का इनर सरफेस है उससे टकरा रहा है। और टकराने के बाद हमें पता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है तो वो अपने अंदर का एनर्जी लॉस करती है। जब वो अपने अंदर का एनर्जी लॉस करेगी तो अब वो सब्लिमेट हो तो गई थी, हीट मिलने के बाद वो सॉलिड से गैस फेज में तो चली गई थी, लेकिन अब अगर जब वो अपना हीट लॉस करेगी तो अब वो वापस गैस फेज से सॉलिड फेज में आने की कोशिश करेगी। तो अब जो सब्सटेंस जहाँ पर हीट लॉस करेगा वहीं पर वो गैस से सॉलिड स्टेट में आना चाहेगा। तो भाई मान लेते हैं कि किसी सब्सटेंस ने हमारे फनल के इनर सरफेस पर यहाँ पर कहीं टकराया और उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी। तो अब जहाँ पर इनर सरफेस पर वो टकराया वहीं पर वो क्या होगा, डिपॉजिट होता जाएगा। ये पूरा का पूरा फिनोमेना हम काफ़ी देर तक करते रहेंगे। हम देखेंगे कि एक टाइम के बाद मिक्सचर के अंदर जितना भी अमोनियम क्लोराइड था वो सब सब्लिमेट करके हमारी फनल के इनर लेयर पर जा करके डिपॉजिट हो जाएगा और फर्दर हम इस फनल को वापस से निकाल करके और जब हम इनसाइड वाली लेयर को हम साफ़ करेंगे तो हमें देखेंगे कि हमारे पास प्योर अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है वो हमारे फनल के इनर सरफेस पर डिपॉजिटेड है। हमने आपको पहले भी बता दिया कि ये मेथड हम केवल और केवल तब लगा सकते हैं जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट सप्लीमेट हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद के मेथड्स की जिससे हम सेपरेशन कर सकते हैं मिक्सचर का। तो हमारे पास एक मेथड आता है डिस्टिलेशन मेथड। अब बात आती है फिर वही क्वेश्चन, डिस्टिलेशन मेथड हमें कब लगाना है और किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि डिस्टिलेशन मेथड हम सिर्फ और सिर्फ तब लगाएंगे जब जिन दो चीज़ों को यानी जिन दो कंपोनेंट से मिलकर के मिक्सचर बना है, मान लेते हैं कि कोई एक कंपोनेंट है ए और एक कोई कंपोनेंट है बी, ये ए और बी मिल करके एक मिक्सचर बना रहे हैं और हमको इस मिक्सचर में से फर्दर क्या करना है, ए और बी को अलग अलग करना है। तो डिस्टिलेशन मेथड का मतलब होता है कि हम हीट करके किसी एक कंपोनेंट को इवापोरेट कर देंगे और दूसरे कंपोनेंट को हम रखे रहेंगे। जनरली डिस्टिलेशन मेथड मिसिबल लिक्विड्स के लिए लगाए जाते हैं। अब बात आती है मिसिबल लिक्विड क्या होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इममिसिबल क्या होते हैं।
इमिसिबल मतलब जो आपस में मिलते ना हो, मिसिबल मतलब जो आपस में मिल जाते हो। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, पेट्रोल प्लस हम कह सकते हैं डीजल या केरोसिन, दोनों में से कोई एक चीज़। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें ले रखी हैं और इन दोनों का मिक्सचर बना रखा है। अब हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल आपस में ठीक तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे। तो अब अगर हमें डिस्टिलेशन मेथड लगाना है तो डिस्टिलेशन मेथड हमें सबसे पहले एक चीज़ पॉइंट आउट करना होगा कि जिन कंपोनेंट से मिल करके मिक्सचर बना हुआ है उन कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट को हमें इवापोरेट करना है। तो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसको इवापोरेट कर सकते हैं। क्योंकि मान लेते हैं हमको बी को इवापोरेट करना है तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर जो इवापोरेशन का है वो हमें कैसा रखना पड़ेगा, हमें अप्रॉक्सीमेटली उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ले करके जाना होगा। और अगर हमें ए सब्सटेंस को इवापोरेट करना है तो हमें ए के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर लेकर के जाना होगा। तो हमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो पता होना चाहिए। और डिस्टिलेशन मेथड हम केवल और केवल तब लगा सकते हैं जब इन कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा होगा। यानी जो ए का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 25 केल्विन। अगर 25 केल्विन से इन दोनों के ए और बी के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है अगर वो 25 केल्विन से ज़्यादा रहा तभी हम डिस्टिलेशन मेथड लगाएंगे, अदरवाइज हम डिस्टिलेशन मेथड नहीं लगा सकते। और हम 25 केल्विन से कम रहेगा तब क्या लगाएंगे, उसके लिए हम फर्दर कुछ देर के बाद बात करेंगे। पर हम डिस्टिलेशन मेथड केवल और केवल तब लगा सकते हैं जब 25 केल्विन से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, 25 केल्विन से ज़्यादा होगा। तो अब हमने क्या कर रखा है, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास मिक्सचर था ए और बी का या पेट्रोल और डीजल का, हमने इसको इस कंपोनेंट में जहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर में कि हम कुछ हीट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ए और बी को लेकर के हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 373 केल्विन और जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 323 केल्विन। हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 323 केल्विन। तो यहाँ पर जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस हीट पे हमने जो टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 330 केल्विन। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 केल्विन का है जो कि ग्रेटर है 25 केल्विन से। तो अगर 25 केल्विन से ज़्यादा है तभी हम डिस्टिलेशन मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज हम डिस्टिलेशन मेथड नहीं लगा सकते। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि भाई 25 केल्विन से ज़्यादा था बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, तो हम डिस्टिलेशन मेथड लगाने के लिए इस एपरेटस का अरेंजमेंट किए। अब हम करेंगे क्या, ए और बी में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो मुझे पता है कि बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है 323 केल्विन, उसके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो 323 से थोड़ा सा ज़्यादा हमने क्या रखा, 330 केल्विन के अप्रॉक्स। जब हमने 330 केल्विन के अप्रॉक्स रखा तो ये जो हीट हमारी यहाँ से प्रोवाइड हो रही थी इसमें से ए को भी उतनी हीट मिली, बी को भी उतनी हीट मिली। पर ए अगर 330 केल्विन तक अपना टेम्परेचर राइज करेगा तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 केल्विन है, पर वो इवापोरेट होने वाला नहीं है क्योंकि वो तो 373 पर ही इवापोरेट हो सकता है। लेकिन अगर हम बी की बात करेंगे तो बी का तो केवल 323 केल्विन इवापोरेशन पॉइंट था या बॉइलिंग पॉइंट था। तो अब वो क्या होगा, 330 केल्विन के टेम्परेचर पर यहाँ से इवापोरेट करना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि बी इवापोरेट करना शुरू किया और ऊपर से हमने इसको कॉर्क से ब्लॉक कर रखा है तो अब उसे केवल यहाँ पर जगह मिली और वो इस पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र होता हुआ फर्दर आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब ये इस पाइप में आएगा तो हमने इसके चारों तरफ क्या कर रखा है, कोल्ड वाटर का एक सप्लाई दे रखा है जिससे कि इस पाइप के अंदर कोई भी चीज़ जो कि गर्म है वो क्या हो, फिर से ठंडी हो जाए। और इसको कैसे हम रखेंगे भाई, यहाँ से वाटर का इनलेट दे दिया और यहाँ कहीं से वाटर का हमने आउटलेट दे दिया। ठीक है, अब जो भी इस पाइप के अंदर सब्सटेंस पास होगा वो पास होने के बाद क्या होगा, ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद फर्दर फिर यहाँ पर ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिरने लगेगा। और यहाँ पर कौन गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही इवापोरेट होकर के यहाँ पर ठंडा होकर के आएगा। तो यहाँ पर कौन आ गया, बी। अब यहाँ पर बी कलेक्ट हो गया। हम 330 केल्विन टेम्परेचर काफ़ी देर तक मेंटेन रखे और हमने देखा कि जब यहाँ पर ड्रॉप वाइज ड्रॉप चीज़ें गिरना शुरू हो गई तो अब हम ये कंफर्म समझ जाएंगे कि इस कंटेनर के अंदर से सारा का सारा बी इवापोरेट हो चुका। तो यानी यहाँ पर जो चीज़ें बचेंगी वो कंपोनेंट ए होगा और इस बीकर में जो चीज़ें होंगी वो कंपोनेंट बी होगा। तो इस तरीके से हमने दो मिसिबल लिक्विड्स को भी जब हमने मिक्स किया था तो हम उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थ्रू डिस्टिलेशन मेथड। बट आप हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टिलेशन मेथड हम सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हैं जब उन दोनों कंपोनेंट के बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो हो वो 25 केल्विन से ज़्यादा का हो। अब हम बात करेंगे अगर 25 केल्विन से कम का हुआ तब क्या होगा।
तो अगर 25 केल्विन से कम का हुआ तो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे। बात आती है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो हमने पहले भी बता दिया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल हमेशा मिसिबल लिक्विड्स के लिए होगा, और मिसिबल लिक्विड्स के लिए भी तब होगा, किसके लिए होगा, मिसिबल लिक्विड्स के लिए होगा, और मिसिबल लिक्विड्स के लिए भी तब होगा जब बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन ए एंड बी शुड बी लेस देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से क्या होगा, लेस होना चाहिए। अगर 25 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम हुआ तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। बात आती है कैसे करेंगे, तो अब अगर हम कैसे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एपरेटस दिख रहा है, और एपरेटस में ये बिल्कुल एपरेटस डिस्टिलेशन मेथड जैसा ही है, बस यहाँ पर आपको एक स्पेशल ये कंटेनर दिख रहा होगा। बाकी सब कुछ अगर आप देखें, अगर मैं इस पाइप को डायरेक्टली यहाँ पर अरेंज कर दूँ तो ये बिल्कुल आपको पिछले वाले एपरेटस की तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा सिस्टम हमने लगा रखा है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम है वो अभी हम समझते हैं। तो अब चल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास कोई एक कंपोनेंट है ए और एक कोई कंपोनेंट है बी। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 केल्विन, और जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 363 केल्विन। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो केवल 10 केल्विन का है, और इस 10 केल्विन के डिफरेंस पर हम इन दोनों को बिकॉज ऑफ इवापोरेशन इसको हम हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ए और बी को इवापोरेट करने के लिए 373 केल्विन और 363 केल्विन में से देखें तो सबसे पहले कौन इवापोरेट होगा, 363 केल्विन। तो हमें जो बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करना पड़ेगा वो 363 से थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट कि हमने 370 केल्विन का टेम्परेचर इस बंसन बर्नर से प्रोवाइड किया। जब हम 370 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो बी तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन अब ये जो टेम्परेचर है ये अप्रॉक्सीमेटली ए के भी बॉइलिंग पॉइंट के आसपास तक पहुंच चुका है। तो अब बी के साथ थोड़ा बहुत ए भी इवापोरेट करना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर जो बीकर में, कंटेनर में, इस वाले बीकर के पास जो हमें सब्सटेंस प्रोवाइड मिलेगा या हम जो कलेक्ट करेंगे उसका बॉइल वो जो होगा वो ए और बी का फिर से मिक्सचर ही हमें मिलना शुरू होगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अब हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं या इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देंगे। और हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक कंपाउंड था ए और एक कंपाउंड था बी, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से नीचे का है। तो हमने इसको हीट करना शुरू किया। अब यहाँ से ए भी इवापोरेट करना शुरू किया और बी भी इवापोरेट करना शुरू किया, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में ही अभी ए और बी का एग्जाम्पल देते हुए मैंने आपको समझाया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 370 केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन रखा। बी तो इवापोरेट हो रहा था, ए भी इवापोरेट हो रहा था, बट यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि बी के पास काफ़ी एनर्जी आ गई है। 363 पर तो इवापोरेट होता और उसको 7 केल्विन के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा मिल चुका है, तो वो काफ़ी एनर्जेटिक है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इवापोरेट होगा। लेकिन अगर हम ए की बात करें, तो अगर हम ए की बात करेंगे तो 373 केल्विन पर उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो केवल 370 केल्विन है और 373 केल्विन पर वो इवापोरेट होता, लेकिन क्योंकि अब उसे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिल रहा, बस वो कहीं से आसपास से, क्योंकि वो सबसे नीचे रहा होगा या उसके आसपास का काफ़ी ज़्यादा बी जो होगा वो कंटेन ज़्यादा टेम्परेचर कर लिया होगा, जिसकी वजह से ए इवापोरेट होने लगा। मतलब कुछ कहीं से आप कह सकते हो कि उसको आसपास से एनर्जी ज़्यादा मिल गई, जिसकी वजह से वो अपनी हिम्मत कर लिया इवापोरेट होने के लिए, वरना तो वो 373 केल्विन पर ही इवापोरेट होता। पर अगर उसने थोड़ी सी हिम्मत की है इवापोरेट करने की, तो जैसे ही वो इस ट्यूब से आगे की तरफ बढ़ा और यहाँ पर पहुँचा, हमने इतने सारे उसके लिए बैरियर लगा रखे हैं छोटे छोटे ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल करके कि अब वो यहाँ पर कोलाइड करना शुरू करेगा। ए भी कोलाइड करेगा, बी भी कोलाइड करेगा, पर क्योंकि बी के पास एनर्जी ज़्यादा थी, वो 363 पर ही इवापोरेट करता और हमने उसको 370 केल्विन तक टेम्परेचर दे रखा था, तो बी इस हिंड्रेंसेस को क्रॉस कर जाएगा। यानी कोलाइड करते वक्त तो अगर थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस भी करेगा, तब भी वो इतनी नहीं लॉस करेगा कि वो 363 केल्विन से नीचे आ जाए, और वो इस हिंड्रेंसेस को क्रॉस करते हुए इस पाइप के अंदर एंट्री कर जाएगा। लेकिन ए पहले से ही एक तो उसके पास एनर्जी कम थी, और साथ में आपने उसके सामने इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स या इतने ज़्यादा हिंड्रेंसेस लगा दिए कि अब वो कोलाइड जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, वो इवापोरेट तो किया था, बट अब वो फिर से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और वापस इसी कंटेनर में गिर जाएगा। ये इस ग्रैनुअल्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा।
और यहाँ पर केवल प्योर बी ट्रांसफ़र होगा। अब जैसे ये प्योर बी ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, अब इस पानी की वजह से इसके अंदर जितनी भी हीट होगी वो वाटर क्या करेगा, ख़त्म कर देगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वजह से, और यहाँ पर जो ड्रॉप वाइज ड्रॉप सब्सटेंस गिरेगा दैट विल बी प्योर बी, और यहाँ पर इस कंटेनर में जो होगा वो प्योर ए होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो थोड़ी बहुत एनर्जी पा करके ए भी उड़ करके आ गया था, इवापोरेट होकर के आ रहा था, उसको हमने इतने कोलाइड कराए कि उसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी और वो वापस से फिर से उसी कंटेनर में रह गया। लेकिन बी के पास एनर्जी ज़्यादा थी तो वो क्या हुआ, उस कोलिजन को भी सफ़र कर गया और फर्दर उसे पार करता हुआ पाइप में एंटर करके दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र हो गया। तो उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फिल्ट्रेशन मेथड या नेक्स्ट सेपरेशन मेथड पे, कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड का हम कब इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। जो सॉल्ट्स हम सी से कलेक्ट करते हैं वो सॉल्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योर मटेरियल या एक्स्ट्रा इम्प्योर सॉल्ट्स भी होते हैं। साथ में हम ये कह सकते हैं कि उसका जो क्रिस्टल होता है वो काफ़ी छोटा छोटा होता है, तो इस वजह से हम उसे प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट नहीं कह सकते, वापस से उसको फिर से प्योरीफिकेशन कराना होता है। और जब हम फिर से प्योरीफिकेशन कराते हैं तो उस समय पर हम इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कोई सब्सटेंस हो जो थोड़ा सा इम्प्योर हो और वापस से हम उसको मिक्सचर में कन्वर्ट करके और उसके अंदर से फिर से जब हम उसको निकालते हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा, एक इम्प्योर सब्सटेंस था, उसके अंदर पहले से मिक्सचर था, मैंने उसका क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया। उस सोल्यूशन बनाने के बाद हमने फिर से उस सोल्यूशन में से उस सब्सटेंस को वापस निकाला। इस पूरे प्रोसेस में जो तरीका हमने यूज़ किया उस तरीके को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसको हम बारी बारी समझते हैं किस तरीके से। लाइक इमेजिन कॉपर सल्फेट या NaCl, दोनों को हम इसी मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों का हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट या NaCl का हमने वो क्रिस्टल इम्प्योर क्रिस्टल लिया जिसके अंदर दूसरे मिनरल्स या दूसरे सॉल्ट भी एडेड थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। साथ में हम आपको थोड़ा इस बारे में भी जानकारी देंगे कि एक तरीके का और सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इमेजिन करते हैं एक एग्जाम्पल, हमने एक ग्लास वाटर ले लिया और उसके अंदर और आसपास का जो टेम्परेचर वो हमने 25 डिग्री मेंटेन रखा। एक ग्लास वाटर और आसपास का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम उस ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करना शुरू किए। जैसे जैसे हम स्टर करते जा रहे हैं सॉल्ट डिसॉल्व होता जा रहा है। जैसे जैसे सॉल्ट डिसॉल्व होता जाएगा उस समय पर हम बोलेंगे कि ये जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट अभी डिसॉल्व होता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जब वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो उस समय पर हम बोलेंगे कि सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। लेकिन ये जो सोल्यूशन सैचुरेट हुआ है ये कब हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वो सोल्यूशन क्या होगा, सैचुरेट होगा। अब हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर थोड़ा सा राइज किया। जब हम टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेंगे, 25 से मान लो 30 कर दिया या 35 कर दिया, तो अब अगर हम उसके अंदर सॉल्ट अगर डिसॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे थोड़ा बहुत सॉल्ट और डिसॉल्व होता जाएगा। तो जब हम मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत और सॉल्ट हमने डिसॉल्व कर दिया, इस तरह से टेम्परेचर राइज करते करते 50 केल्विन तक, 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए और उसके अंदर हमने और ज़्यादा सॉल्ट को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। जब हम ऐसे कई सारे अमाउंट ऑफ सॉल्ट को हमने उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया तो वापस से हम उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर ला करके रखें। तो ध्यान से समझिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि एक गिलास पानी में 100 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व होती है। फिर 50 डिग्री सेल्सियस पर हमने 150 ग्राम डिसॉल्व कर लिया, क्योंकि भाई टेम्परेचर राइज किया है तो और सॉल्ट डिसॉल्व होगा। और जब वापस से हम उसे ठंडा करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर से वाटर के अंदर से सॉल्ट कूद करके बाहर आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब अगर 150 ग्राम तक वो डिसॉल्व कर लिया था तो वापस आने पर वो फिर से 150 ग्राम ही अपने अंदर रखेगा। तो उस पर को 25 डिग्री सेल्सियस पर उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि मैंने इसमें कुछ जुगाड़ लगाया है। अगर हम नॉर्मली 25 डिग्री मेंटेन रखते तो वो 100 ग्राम से ज़्यादा डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन हम 25 से 50 टेम्परेचर किए, 150 ग्राम तक डिसॉल्व किया और वापस उसको ले आकर के 25 डिग्री पर रख दिया तो ठंडा हुआ, बट अब वो 150 ग्राम सॉल्ट कंटेन किया हुआ है। तो दैट सोल्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब आपको होप से समझ में आ गया कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। तो ये जो सैचुरेटेड हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है,
इस सेचुरेटेड सोल्यूशन को हम फिर से कन्वर्ट करेंगे सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में, मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा करके और ज़्यादा इसमें कॉपर सल्फेट अगर है तो कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना शुरू किए, और अगर NaCl है तो हम NaCl को डिसॉल्व करना शुरू कर दिए। मतलब एक अमाउंट ऑफ पानी में जितना ज़्यादा हम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते थे उतना ज़्यादा हमने डिसॉल्व कर दिया। और हमको ये पता था कि ये जो कॉपर सल्फेट ले रखा है या NaCl ले रखा है दैट इज़ बेसिकली इम्प्योर मिक्सचर्स, ठीक है, इसके अंदर दूसरे कंपाउंड्स या दूसरे मिनरल्स भी मिक्स अप थे। तो अब हमने जब इसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया तो अब हम क्या कर रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिर से हमने कोल्ड करना स्टार्ट किया, मतलब ठंडा करना स्टार्ट किया। और हम 25 डिग्री पर मान लेते हैं सैचुरेटेड बनाए थे और 50 डिग्री पर हमने सुपर सैचुरेटेड बनाया। तो 50 डिग्री से वापस हम 25 डिग्री पर ले आना शुरू करेंगे। जब हम 25 डिग्री पर ला करके उसको रखेंगे और काफ़ी दिनों के लिए या काफ़ी ज़्यादा समय के लिए जब हम उसको छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि जो अमाउंट सॉल्ट का उसके अंदर एक्स्ट्रा डिज़ोल्व होगा। मतलब 25 डिग्री पर अगर वो 100 ग्राम डिज़ोल्व कर सकता है और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में वो 150 ग्राम डिज़ोल्व किया होगा, तो जो बाकी रिमेनिंग 50 ग्राम होगा वो अब धीरे धीरे क्रिस्टल बन करके नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो धीरे धीरे नीचे बन करके क्रिस्टल बैठना स्टार्ट हुआ वो क्रिस्टल अब हमारा प्योर क्रिस्टल होगा। और इस पूरे मेथड को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। हमने किया क्या, फिर से एक छोटे से लाइन में समझ लेते हैं। हमने इम्प्योर मिनरल लिया या इम्प्योर सॉल्ट लिया जिसको हमें प्योर में कन्वर्ट करना था, उसको हम पानी में डिज़ोल्व करना शुरू किए। एक टाइम आएगा जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, हम बोलेंगे सैचुरेटेड। हमने उसको हीट किया और डिज़ोल्व करना शुरू किया, उसके अंदर और डिज़ोल्व होता गया, हमने एक अमाउंट तक डिज़ोल्व किया और उस समय पर हम उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमने उसको फिर से ठंडा करना शुरू किया और हम उसको सैचुरेटेड वाले जो टेम्परेचर पर था वहाँ तक हम लेकर के गए। जब हम उस टेम्परेचर तक लेकर के जाएंगे तो उस सोल्यूशन के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट पहले डिज़ोल्व हो गया था वो अब वापस पानी से बाहर आने की कोशिश करेगा, पर एज इट इज़ तो वो कूद करके तो बाहर आ नहीं सकता, तो वो धीरे धीरे फिर से सेटल डाउन होना शुरू होगा। और जब सेटल डाउन होगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। अब जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन होगा तो वो क्रिस्टल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल होगा। और इसी वजह से इस मेथड का नाम भी हम लोग क्या देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो होप सो आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन मेथड बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेपरेशन मेथड की, कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी हम बेसिकली डाइज या कलर्स का सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपके सामने जो फिगर दिख रहा है इसी से केवल हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सा मेथड है। हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर ले लेते हैं। ये एक हमारा फ़िल्टर पेपर है और इस फ़िल्टर पेपर के बॉटम साइड पर हमने एक लाइन बना दी, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर हमने एक यहाँ पर क्या किया, कलर गिरा दिया, जिसके ड्रॉप से हमने कलर गिरा दिया जिसको हमें सेपरेट करना है। उस हम जानना चाहते हैं कि उस कलर के अंदर और कौन कौन से कलर मिक्सड अप थे। साथ में हमने ये जो फिल्टर पेपर है इसको हमने नॉर्मली वाटर के अंदर डिसॉल्व, मतलब क्या कर दिया, डिप कर दिया। जब हमने डिप किया तो डिप करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है जिसके ऊपर हमने कलर रखा है ये कलर इस वाटर के अंदर ना डिप हो, मतलब जो इसके नीचे का पेपर है बस केवल हम उसको डिप करेंगे, कलर को हम वाटर लेवल के ऊपर ही रखेंगे। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि ये जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर वाटर राइज करना शुरू होगा, मतलब धीरे धीरे वाटर क्या होगा, इस फिल्टर पेपर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और फिल्टर पेपर के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। और हमें पता है कि जो चीज़ें होती हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करती हैं। जैसे जैसे ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा वैसे वैसे ये यहाँ पर जो हमने कलर ड्रॉप से गिरा रखा था वो उस कलर के अंदर के डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर देगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास या तो इस तरीके का कुछ कलर सेपरेशन देखने को मिलेगा, या तो हम देखेंगे कि अगर ये जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पर एक डॉट बना रखा था, ड्रॉप से कलर गिरा रखा था, तो हम देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का एक शेड हमें मिलेगा। और इस शेड में सबसे टॉप पर कुछ डिफरेंट कलर होंगे, यहाँ लोअर बॉटम में कुछ डिफरेंट कलर होंगे और यहाँ पर इसके बीच में कुछ डिफरेंट कलर होंगे। तो यहाँ पर हमको डिफरेंट कलर के शेड्स देखने को मिल सकते हैं। और इस पूरे प्रॉपर मेथड्स को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट सेपरेशन मेथड की तरफ, कॉल्ड एज सेपरेटिंग गैसेस फ्रॉम एयर। जरा हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमको गैसेस को सेपरेट करना है एयर से। बात करते हैं कि एयर में ऐसा क्या है।
क्या क्या हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बात यह कि हमारे आसपास जो एयर है, अगर हम उसको एक 100% एयर मान करके चलें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन है। उसमें उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, ऑक्सीजन है। और ये जो रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग को हम बोलते हैं अदर गैसेस। अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, SO2, उसके बाद फिर हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस ये 1% में है। बाकी 99% में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके है। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है ये इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नाइट्रोजन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। अब बात आती है इंडस्ट्रीज़ नाइट्रोजन का क्या करती हैं। तो बेटा जो आप अंकल चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, उसके अंदर जो गैस भरी जाती है ना, वो नाइट्रोजन ही है। तो अब नाइट्रोजन अगर उनको चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो तो एम्प्लॉयज़ हायर करके ऐसा तो कहेंगे नहीं चलो भैया एयर में से अब नाइट्रोजन निकालना शुरू कर दो, और वो लोग हाथ से पकड़ पकड़ के नाइट्रोजन निकालना शुरू कर देंगे। ये तो इम्पॉसिबल सा है। तो अब क्या होगा, उनको चाहिए नाइट्रोजन, तो कोई ना कोई प्रॉपर मेथड उन्हें इस्तेमाल करना होगा जिससे वो एयर में से नाइट्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। साथ में हमको पता है कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की डिमांड होती है पेशेंट्स के लिए। जब वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन में हमें हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन चाहिए और इंडस्ट्रीज़ में हमें नाइट्रोजन चाहिए। तो बेसिकली एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट किस तरीके से करना है, ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि मुसीबत वाली बात है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एयर को विथ कंप्रेसर एक टैंक में फिलअप करना शुरू करते हैं। इसमें क्या किया, फिलअप करना शुरू कर दिया। एयर को हम विथ ए कंप्रेसर फिल करना शुरू करते हैं और हम यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो कर देते हैं, बहुत लो टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर लो करेंगे और कंप्रेसर से जब एयर फिल होगा तो लगातार एयर फिल होने की वजह से टेम्परेचर तो लो था बट प्रेशर हाई हो। क्यों प्रेशर हाई हो गया, क्योंकि थोड़ी सी जगह में एयर भरता जा रहा है और अगर खूब सारे लोग एयर आते जा रहे हैं और जगह फिक्स है तो उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, राइज करता जाएगा। इस टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई की वजह से ये जो एयर थी ये लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड एयर में। अब ये जो लिक्विड एयर मिली है, इस लिक्विड एयर को हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पर लिक्विड एयर थी, तो अब हम या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिर्फ डिस्टिलेशन। मतलब दो मेथड हमारे पास हैं, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हम कैसे करेंगे हमको ये पता है। इन दोनों मेथड से हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और डिफरेंट गैसेस सेपरेट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया था। मान लेते हैं नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा तो हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन इवापोरेट हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, फिर ऑक्सीजन इवापोरेट हो जाएगा। और जैसे जैसे वो इवापोरेट होना शुरू होगा हम अलग अलग सिलेंडर में उसको फिलअप करना शुरू कर देंगे। और हम क्या करेंगे, एयर में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फर्दर अन्य जिन जिन गैसेस की ज़रूरत है हमें, वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नोट करने वाली बात यह है कि इस मेथड में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही निकलता है। इस वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए ही इस प्रॉपर मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी मेथड्स के लिए हम कूल करके इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम किसी अन्य मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उसको डिस्कस करने के लिए हम हायर क्लासेस में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। उम्मीद रखता हूँ कि ये फिल्ट्रेशन मेथड मिक्सचर्स का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल से ट्यून्ड रहें। चैप्टर्स की नेक्स्ट वीडियोस भी मैं जल्द से जल्द अपडेट करता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।